नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इनकम टैक्स रूल्स और इसमें हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी, इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके कंप्लीट सिलेबस है, जैसे कि सर्विस रूल्स, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवा रहा है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 61। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर ए चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज अलाउड एज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। धारा 11 के तहत छूट के रूप में अनुमत संपत्ति से आय का प्रतिशत चैरिटेबल या धार्मिक उद्देश्य के लिए क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी नो एग्जेम्पशन इज अलाउड। तो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 11 के तहत कितने परसेंट तक की छूट रहेगी? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी 15%। 15% तक की यहाँ पर छूट रहेगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 11 के तहत 15% तक की छूट रहेगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज से हो रही है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Next question 62. Which are the regions covered under Northeastern region for the purpose of availing special provisions under section 10C? धारा 10C के तहत विशेष प्रावधानों का लाभ उठाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से स्टेट होंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहलाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 7 स्टेट्स आते हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स के तहत, और यहाँ सेक्शन दिया है इसके लिए 10C। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। Next question 63. Which section of the Income Tax Act gives the procedure for registration of a religious or charitable trust? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा धार्मिक या धार्मिक ट्रस्ट के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रदान करती है? तो इसका सेक्शन हमें पता लगाना है, जहां पर धार्मिक या धार्मिक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेक्शन 12, बी सेक्शन 12A, सी सेक्शन 12AB, डी सेक्शन 12AC। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये बात बताई गई है कि अगर कोई धार्मिक ट्रस्ट है, वो रजिस्ट्रेशन करवाना है इनकम टैक्स के रूल के तहत, तो वहां पर कुछ एग्जेम्पशंस होती है, तो उसके लिए सेक्शन 12AB यहाँ पर बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल 64। फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स विल द प्रिंसिपल कमिश्नर पास एन ऑर्डर रजिस्टरिंग द ट्रस्ट इफ ही इज सेटिस्फाइड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट टू बी रजिस्टर्ड? न्यास के पंजीकृत होने के उद्देश्यों से संतुष्ट होने पर प्रधान आयुक्त न्यास को पंजीकृत करने का आदेश कितने वर्षों के लिए पारित कर सकता है? ऑप्शंस आर ए 5 years, बी 10 years, सी 20 years, डी 1 year। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 5 years। जो प्रिंसिपल कमिश्नर है, वो कोई भी ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए कितने समय तक के लिए रजिस्ट्रेशन का आदेश दे सकता है कि इतने समय तक कोई ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड रहेगा इनकम टैक्स रूल के तहत। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए 5 years। Question number 65. With regard to incomes of political parties, what is the maximum amount for which donations can be received by cash? राजनीतिक दलों की आय के संबंध में वह अधिकतम राशि क्या है जिसके लिए नकद द्वारा चंदा प्राप्त किया जा सकता है? तो कितनी राशि तक नगद प्राप्त किया जा सकता है? बाकी डोनेशंस है वो या तो चेक के द्वारा या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे। बाकी नकद राशि है राजनीतिक दलों के लिए कितनी प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹10,000, बी ₹5,000, सी ₹2,000, डी नो कैश डोनेशंस अलाउड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर उसका हो जाएगा सी 2000।
राजनीतिक दल हैं, सिर्फ़ 2000 रुपए तक की राशि है, वो नकद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी उनको क्या करना होगा, बाकी ऑनलाइन मोड में डोनेशन रिसीव करना होगा। नगद राशि है, वो प्राप्त कर सकते हैं। 2000 रुपए तक सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Question number 66. What is the percentage of aggregate donations received by an electoral trust which must be distributed to any political party so that the contributions are not included in the total income? एक चुनावी ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल दान का प्रतिशत क्या है जिसे किसी भी राजनीतिक दल को वितरित किया जाना चाहिए ताकि योगदान कुल आय में शामिल न हो। तो इसको कितने राशि तक आप जमा कर सकते हैं जो कि कुल आय में शामिल नहीं माना जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 100%, बी 75%, सी 50%, डी 95%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 95%। एक चुनावी ट्रस्ट है वो अपने कुल डोनेशन का 95% है वो डोनेट करेगा किसी भी राजनीतिक पार्टी को। और ये डोनेट करने के बाद में वो कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा, वो शामिल नहीं होगा। तो 95% तक वो डोनेट उसको करना चाहिए चुनावी ट्रस्ट के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल 67। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम आर इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। कुल आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा आय शीर्ष शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैलरी, बी कैपिटल गेन्स, सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डी ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। ये बाकी चीजें तो शामिल होंगी ही, साथ में ये भी टोटल इनकम में इनको शामिल किया जाएगा। बाद में ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगी टैक्स के पर्पज से। ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज आर नॉट कवर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सी आय कुल आय की गणना के लिए शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैलरी, बी कैपिटल गेन्स, सी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, डी ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। सही उत्तर हो जाएगा डी ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर टैक्स के पर्पज से टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम में इसको ग्रेचुटी को नहीं रखा गया है। बाकी टोटल इनकम में इसको शामिल किया जाता है, बाद में इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ग्रेचुटी है वो टोटल इनकम में टैक्सेबल इनकम में से हटा दी जाएगी। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। अगला सवाल 69। सैलरी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इंक्लूड्स। आयकर के लिए प्रभार्य वेतन में शामिल है, क्या चीज शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, बी सैलरी दो नॉट ड्यू पेड इन द प्रीवियस ईयर, सी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड इन द प्रीवियस ईयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर ईयर्स, डी ऑल दी अबोव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबोव। मतलब कि सैलरीज में इनकम टैक्स के पर्पज के लिए सैलरी किसको बोलेंगे जिस पर इनकम टैक्स लगेगा। सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर ये शामिल होंगी। साथ में सैलरी दो नॉट ड्यू पेड इन द प्रीवियस ईयर ये भी चार्जेबल होंगी। और सी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड इन द प्रीवियस ईयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर ईयर्स। तो अगर एरियर मिलता है और उस पर इनकम टैक्स नहीं लगा है तो वो भी शामिल होगा सैलरी में। तो ये सभी शामिल हो जाएंगे ऑल दी अबव। अगला सवाल 70। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड फ्रॉम सैलरीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से वेतन से कितनी मानक कटौती की अनुमति है, मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना रखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹40,000, बी ₹50,000, सी ₹25,000, डी ₹1,00,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ₹50,000। मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो रखा गया है, 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो रखा गया है। और ये लेटेस्ट अपडेट के अनुसार है कि 1 अप्रैल 2022 से
ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो लागू है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले भी दिया जाता था, बीच में बंद कर दिया गया, परंतु 1 अप्रैल 2022 से स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपए तक है। मतलब कि टोटल इनकम में से आपके 50,000 रुपए है वो घटा दिए जाएंगे, जिसको एसडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ला रहा है आपके कंप्लीट सिलेबस को, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट। सर्विस रूल्स में सारे टॉपिक है वो कवर किए जा रहे हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक रिलायबल कंटेंट है यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे कंटेंट को देखें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। देखते हैं अगला सवाल 71। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हाट इज द अदर डिडक्शन अलाउड फ्रॉम सैलरी। मानक कटौती के अलावा वेतन से और क्या कटौती की अनुमति है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अलाउंसेज, बी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, सी मेडिकल एक्सपेंसेस, डी एलटीसी कंसेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है ये एग्जेम्प्ट किया गया है। सही उत्तर हमारा हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अलाउंसेज फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। निम्नलिखित में से कौन आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए टैक्सेबल अलाउंसेज, बी फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज, सी पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज, डी कन्वेंस रिम्बर्समेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी कन्वेंस रिम्बर्समेंट है वो आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए भत्तों का हिस्सा नहीं होता है, बाकी सभी भत्तों में शामिल होते हैं। टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, साथ में ही फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज हैं, एग्जेम्प्ट कर दिए हैं परंतु इनको शामिल तो रखा जाता है। साथ में पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज हैं परंतु ये भत्ते नहीं माने जाते। कन्वेंस रिम्बर्समेंट है इसको भत्तों में शामिल नहीं किया जाता। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Move to question number 73. What is the limit of transport allowance exempted to Mr. Gariba, who is physically challenged? शारीरिक रूप से विकलांग श्री गरीबा को परिवहन भत्ते की छूट की सीमा क्या है। कितने रुपए तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट किया गया है मिस्टर गरीबा को। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹1,600, बी ₹3,200, सी ₹4,200, डी ₹6,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ₹3,200। मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए मिस्टर गरीबा जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है उनको 3200 रुपये की ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर एग्जेम्पशन दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल 74। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 23। निम्नलिखित में से कौन सी धारा 23 के अनुसार संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। कौन सी धारा के तहत, सेक्शन के तहत ये किया जाएगा, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट, बी द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, सी द रेट पर स्क्वायर फीट ऑफ सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वैल्यू, डी द लीस्ट ऑफ द अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट। तो कितना किराया उसका मिल सकता है वो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया जाएगा सेक्शन 23 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लीजिए 75। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द आईटी एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस विच इज अलाउड एज ए डिडक्शन टू एन एम्प्लॉई हु इज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। आईटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को कटौती के रूप में स्वीकृत मनोरंजन भत्ते की अधिकतम राशि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षाओं में भी पूछा गया था और अभी भी आने के चांसेस है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1/5 ऑफ सैलरी, बी ₹5,000, सी ₹10,000, डी वन और बी विच एवर इज लेस। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी ₹5,000। मतलब कि मनोरंजन भत्ते पर 5,000 रुपये तक की रिबेट मिलेगी आपको, 5,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76। हाउ इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर डिटरमाइंड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय द एम्प्लॉयर।
नियोक्ता द्वारा निर्धारित को प्रदान किए गए किराया मुक्त आवास के संबंध में रियायत के मूल्य के उद्देश्य के लिए फर्नीचर और स्थिर सामान का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, बी 10% ऑफ सैलरी, सी हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉई, डी लीस्ट ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर विल बी ए 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है, ये एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने फर्नीचर फिक्सचर को लगाने में पैसा खर्च किया है, तो उसको 10% पर एनम है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। Question number 77. From the assessment year 2022-23, what is the limit up to which interest accrued on contributions during the previous year in a recognized provident fund is exempted from tax? निर्धारण वर्ष 2022-23 से किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में पिछले वर्ष के दौरान कर से मुक्त योगदान पर अर्जित ब्याज की सीमा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नया रूल जोड़ा गया है कि प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज मिलता था उसको एग्जेम्प्ट रखा जाता था, परंतु कितने ब्याज तक की राशि पर एग्जेम्पशन दिया गया उसके बाद में वो सैलरी में या टोटल इनकम में शामिल हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ₹2 लाख, बी ₹2 लाख 50,000, सी ₹3 लाख, डी ₹5 लाख। सही उत्तर हो जाएगा बी ₹2 लाख 50,000, मतलब कि 2.5 लाख रुपए तक का ब्याज मिलता है तो एग्जेम्प्ट मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा ब्याज बनता है तो वो टोटल इनकम में शामिल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। Next question 78. What is the maximum limit of interest paid on borrowed capital that is allowed from income from house property? उधार ली गई पूंजी पर भुगतान की गई ब्याज की अधिकतम सीमा क्या है जो गृह संपत्ति से आय से अनुमत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, B. Interest payable on borrowed capital for construction of the house. C. Rupees 2 lakhs where the property is acquired with capital borrowed after 1st April 1999. D. No deduction is allowed. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी ₹2 lakhs where the property is acquired with capital borrowed after 1st April 1999. Question number 79. What is the maximum amount of deduction in computing income by way of royalty or fees for technical services received from a फॉरेन कंपनी? एक विदेशी कंपनी से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क के रूप में आय की गणना में कटौती की अधिकतम राशि क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 30% ऑफ ग्रोस अमाउंट, बी 20% ऑफ ग्रोस अमाउंट, सी 10% ऑफ ग्रोस अमाउंट, डी 50% ऑफ ग्रोस अमाउंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 20% ऑफ ग्रोस अमाउंट। जितनी भी रॉयल्टी या शुल्क मिल रहा है उसका 20% है वो टैक्स के रूप में रिबेट मिल जाएगी, ग्रोस अमाउंट के 20% है वो रिबेट में शामिल हो जाएगा। सही उत्तर होगा हमारा बी। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन 80। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स ऑफ मनी विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? धन की निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियों को अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव, बी मनी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, सी मनी रिसीव्ड अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी राशि उसके रिश्तेदारों से प्राप्त होती है तो वो शामिल नहीं होती है। साथ में ही मनी रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, तो शादी के समय जो राशि मिलती है वो भी टैक्सेबल नहीं होती है। और सी है मनी रिसीव्ड अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब उत्तराधिकार के रूप में मिलती है। तो ये सब चीजें हैं वो अदर सोर्सेज में शामिल नहीं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चन हैं वो हमारे बेस्ड थे एमसीक्यू ऑन इनकम टैक्स रूल्स। ये बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट रूल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसीडीसी इन एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो आपका कंप्लीट सिलेबस नॉलेज मंडली पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। जैसे कि सर्विस रूल्स है,
एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे कंटेंट को देख करके अपने सिलेक्शन को फिक्स करिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।